देखो बताए, एक मिनट। हम ये बात कर रहे थे, उत्तर भारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है ना, और ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो ऊंचाई बढ़ने के कारण तापमान घटता है। और नीचे से जलवाष्प जो आएगा, तापमान कम होने के कारण, अगर मान लो 0 डिग्री पर पानी को रख दें तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। और बर्फ बन के पहाड़ पे, पहाड़ की ऊंचाई पर बहुत सारा है, तो पहाड़ पे बहुत सारा बर्फ जो इकट्ठा हो गया था उसको क्या बोले थे, ग्लेशियर बोले थे। वो ग्लेशियर के रूप में है। जैसे मौसम बदलेगा, तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर में जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलना शुरू करेगा, पिघलना शुरू करेगा, तो एक रास्ता बनाएगा, और रास्ता बनाएगा तो वो नदी का रूप ले लेगा धीरे धीरे। ठीक। तो इधर की नदियां जो है, इस नदियां में क्या सभी मौसम में पानी रहेगा? इस नदियों नो में सर। क्या सभी मौसम में पानी रहेगी? नहीं। देखो इसका जवाब है हाँ। क्यों रहेगी, क्यों रहेगी? जैसे हम लोग देखते हैं, उत्तर बिहार में रहते हैं, यहाँ बारिश के मौसम में नदियां उफान मारती है, नदियों में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है ना। और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, नदियों में पानी सूख जाती है। लेकिन कुछ नदियों में पानी चलते रहता है। ये नदियां, यहाँ से देखो, यहाँ पे जो ग्लेशियर है, बारिश होगा तो ग्लेशियर पिघले नहीं पिघले उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सर नदी में रिकॉर्ड पानी करके अपने डाल आप, दीजिएगा। ठीक है, नदी में पानी अपने आप आते रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब गर्मी का मौसम आ जाएगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, तो नदी का पानी जैसे जैसे सूखेगा तो क्या बताओ, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का, ग्लेशियर में तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू करेगा ना। और ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका पानी क्या होगा, फिर से नदी में आ जाएगी। तो उत्तर भारत की नदियां जो होती है वो क्या होती है, बारह मासी होती है। बारह मासी, बारह मासी कहने का मतलब होता है कि साल में 12 महीना इसमें वर्षा होते रहे, मतलब वर्षा करते हैं, इसमें पानी रहेगी, पानी चलते रहेगी। जैसे गंगा कभी सूखती है? कभी नहीं सूखती, क्योंकि गंगा यहाँ से निकल के आता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में बात करें तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते, यहाँ पे ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। बहुत जमाने पहले, बहुत आज से करोड़ों साल पहले, यह ये जो पहाड़, इधर जितने भी पहाड़ थे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और उस पे ग्लेशियर था, वो पिघलता था और वहां से नदी बहती थी, तो वो नदी तो बहता था। ठीक है, तो वो नदी का रास्ता अभी भी है, ये नदी अभी भी है, लेकिन इसमें पानी रहेगा। पानी तभी रहेगा जब यहाँ पे ग्लेशियर रहेगा, और यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है अब, काहे कि पहाड़ छोटे छोटे हो गए, पहाड़ अब पहाड़ियों में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पहाड़ क्या हो गया, छोटा छोटा पहाड़ी है, तो उस पे ग्लेशियर नहीं है, ग्लेशियर नहीं है तो गर्मी के मौसम में इस गड्ढे में पानी चलेगा, यानी कि नदी में पानी प्रवाहित होगी। लेकिन क्या ठंडी के मौसम में इसमें, या सॉरी, बारिश के मौसम में पानी चलेगा, लेकिन ठंडी के मौसम में, बरसात जब खत्म हो जाएगा उस समय क्या इसमें पानी चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है, ग्लेशियर नहीं है तो ग्लेशियर पिघलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं तो यहाँ से पानी इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ इस, इधर की नदियां जो होती है कैसी होती है, मौसमी नदियां होती है। कैसी नदियां हैं? मौसमी। यहाँ की नदियां जो भी है वो सिर्फ मौसम में, मौसम का आने का मतलब बारिश जब होगी तभी वहां इसमें पानी होगी, अन्यथा इसमें पानी नहीं होगी। और इधर की नदियां क्या है, इधर की नदियां जो होती है वो 12 मासी होती है। इसका मतलब जो भौतिक विभाजन देखें तो भौतिक में क्या बताए थे, इसमें इधर की ऊंचाई ज्यादा है तो इसलिए यहाँ से जो भी नदी निकलेगी कहाँ आएगी, बंगाल की खाड़ी में निकलेगी। लेकिन इस ढलान से जो नदी निकलेगी, एक दो नदी निकलती है, जैसे नर्मदा यहाँ से निकलती है, ठीक है, एक दो, जुआरी मांडवी नदी यहाँ से गोवा में निकलती है, एक दो नदी अरब सागर में जाएगी, अधिकांश नदी कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में देखो, जब नदी चलेगा तो ये अपने साथ साथ क्या करेगा, मिट्टी को काटेगा, गाद बालू मिट्टी पेड़ पौधे बहुत सारा अपने आप में समाहित करेगा, ठीक है, उसको अवसाद बोलते हैं। ये लेके आएगा, और जहाँ पे नदी का ढाल या चाल कम होगा, जैसे यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे वो अपने अवसाद को यहाँ पे जमा कर देगा, यहाँ पे जमा कर देगा। तो नदी द्वारा जो अवसाद बना है, अपनी मिट्टी है, गाद है, बालू है, इसको बोलते हैं, इसके द्वारा एक रखते जाएगा, रखते जाएगा, रखते जाएगा, एक यहाँ पे डेल्टा बनेगा। डेल्टा मतलब नदी के अवसाद से जो जगह बन गया उसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा बन जाएगा, और डेल्टा बनेगा तो इधर की नदियां डेल्टा बनाता है, और इधर की नदियां क्या बनाता है, इधर की नदियां ज्वार नदमुख होते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई से एक ही बार पानी गिरा देंगे तो देखोगे जमीन में गड्ढा हो जाता है, ठीक है। अब पानी को इस तरह से ले जाते हैं,
तो उसमें पानी में जो भी अवसाद होते हैं वो धीरे धीरे जमा होते जाता है, निक्षेपित होते जाता है। ठीक। अब यहाँ से कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से जो नदी निकलती है, यहाँ देखो तिब्बत जो है, तिब्बत की ऊंचाई ज्यादा है तो वहाँ ग्लेशियर भी बहुत ज्यादा है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से बहुत सारी 3 नदी निकलती है। इधर से निकलती है सिंधु, यहाँ से सतलज, और इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, और गंगा नदी भी इसी के आसपास से निकलती है। तो हम लोग को पढ़ना है नदी तंत्र में 3 नदी तंत्र पढ़ना है। नदी तंत्र में क्या क्या पढ़ना, उत्तर भारत में बात करोगे, एक तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ना, और दूसरा क्या पढ़ना, गंगा नदी तंत्र पढ़ना, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पर नदी तंत्र में नदी और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां मतलब बहुत सारी नदी जो होती है बड़ी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, जो छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिलती है उसको बोलते हैं सहायक नदी। तो हम पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी यहाँ से निकलता है भारत के लगभग जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर तो नहीं, अब लद्दाख होगा, लद्दाख वाले एरिया से निकलते हुए पाकिस्तान में जाके फिर यहाँ पाकिस्तान के आसपास मीठान कोस्ट के आसपास अरब सागर में जाके मिल जाता है। तो इस नदी के बारे में हमको जानना था। सिंधु नदी कहाँ बहेगी बताओ? भारत के किस राज्य में? तो लद्दाख होते हुए निकलता है, लद्दाख होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके मिलता है। तो सिंधु नदी निकलता है कहाँ से है? ये तिब्बत के चेमा युगमुंग, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। किससे निकलता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। इस नदी का हम मैप इधर बनाए हैं, उस मैप को तुमको दिखा देते हैं। देखो और उस पे तुमको थोड़ा समझा देते हैं। हम बना सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी तुमको समझा देते हैं, और फोटो हम इसका भेज देंगे ग्रुप में। देखो दिख रहा है उधर पूरा? जी सर। नो सर। देखो सिम से ये नहीं दिख रहा? अच्छा से नहीं दिख रहा। अभी कैमरा क्वालिटी झिलमिला रहा। और मतलब घुमाए हैं, हो सकता है। देखो सुन लो, फोटो डाल देंगे। ये तिब्बत के चेमायुंगमिंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। जैसे ही निकलती है तो इसमें एक जास्कर नदी जाके मिल जाती, कल बताए थे ना जास्कर नदी। और उससे थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसके, देखो नदी किधर चल रही है, इधर से इधर चल रही है। तो नीचे से जाएगा उसको बायां होगा, ऊपर से आएगा दाएं से। तो दाएं तट से यहाँ से श्योक नदी निकल आके इसमें मिल जाती है। श्योक इसका सहायक नदी होगा, और श्योक का सहायक नदी क्या होगा? गलवान। ठीक है। फिर जैसे ही थोड़ा से आगे बढ़ती है नदी तो उसके बाद इसमें गिलगित नदी मिलता है, और गिलगित नदी जैसे भारत को पार जैसे ही करती है तो ये आ जाती है कहाँ? अफगानिस्तान वाले एरिया से निकल के आता है काबुल नदी, फिर खुर्रम और गोमल नदी अफगानिस्तान वाले एरिया से निकल के और सिंधु नदी तंत्र में मिल जाता है। फिर नीचे से देखें भारत में क्या क्या चल रहा है। तो भारत में यहाँ से इसी के आसपास से निकलता है एक झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी आता है। झेलम में दो, एक चंद्र और एक भागा, दोनों नदी आपस में मिलके एक नया नदी बनाता है, उसको बोलते हैं चिनाब। चिनाब नदी झेलम नदी में जाके मिलती है। फिर आगे रावी, रोहतांग दर्रे से निकलता है रावी, रावी नदी जाके फिर से झेलम नदी में मिल जाता है। फिर एक नदी और है जो सतलज नदी है। सतलज नदी में, उस सतलज नदी आगे जाके सिंधु में मिलेगी। इससे पहले इसमें एक ब्यास नदी निकलता है, इसको पंचनद बोलते हैं। ये पांचों नाम याद रखोगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 1960 में विश्व बैंक ने एक समझौता किया था भारत और पाकिस्तान को। तो इसमें शुरू का 3 नदी जो है, ये सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में है। ठीक है। और रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों नदी भारत के हिस्से में है। एक बार मोदी का स्टेटमेंट आया था कि नदी और खून एक साथ नहीं बह सकता। एक बार हमला हुआ था ना, सेनाओं पर जब हमला हुआ था, तो इसलिए स्टेटमेंट दिया गया था क्योंकि ये नदी भारत से होके पाकिस्तान में जाता है। अगर भारत इसमें बांध बना दे तो इसका पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा या कम मात्रा में जाएगा, जिसके कारण पाकिस्तान में सूखा आ सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों नदी पाकिस्तान के हिस्से में है। और रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों का तीनों नदी क्या है? ये भारत के हिस्से में है। और ये तीनों नदी लगभग पंजाब,
हरियाणा, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बहता है, तो इसलिए उस एरिया को बोलते हैं पंचनद। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, इस एरिया को क्या बोलेंगे? पंचनद। ये तुम्हारा सिंधु नदी। सिंधु नदी में आके ये यहाँ पे मिलता है, और मिलने के बाद आगे जाके अरब सागर में ये मिठानकोट है, मिठानकोट नामक जगह पर पाकिस्तान में मिलता है। सभी नदी मिल, ये पांचों नदी आपस में मिलके पांचों नदी का पानी सिंधु नदी में मिल जाता है। उसके बाद ये अरब सागर में आके मिल जाता है। उसके बाद यहीं से एक निकलता है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के बारे में देखोगे, गंगा नदी जो होता है, इधर से जो नदी आ रही है, ठीक है, ये गंगा, इसको गंगा बोलेंगे, और यहाँ से जो जा रही है इसको यमुना बोलेंगे। गंगा नदी यहाँ से इधर से निकलते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए सीधे जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, ठीक। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और बंगाल में ये नदी दो भाग में टूट जाती है। एक नदी का नाम तुम्हारा हो जाएगा हुगली नदी। कलकत्ता बंदरगाह जो है हुगली नदी के बगल में। हल्दिया बंदरगाह सुना है? ये हुगली नदी के बगल में। ये नदी जो आता है इधर से जो आती है, ये इस नदी में अलग अलग नदियां मिलती है। यहाँ से मिलती है यमुना, यमुना में मिलती है आपस में, यमुना में भी मिलती है चंबल, ठीक है। तो यमुना और गंगा जहाँ आपस में मिलता है उसको बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद पहले नाम था, उसका नाम बदल के प्रयागराज। अभी कुंभ कहाँ में हो रहा है? हम्म? प्रयागराज। 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 तो ये यमुना, गंगा, एक और नदी यहाँ कहा जाता है जो विलुप्त हो गया, सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयाग मेला आयोजित किया जाता है 12 वर्षों में, ठीक। फिर ये नदी जैसे बढ़ती है, तो प्रयागराज आ गया यूपी में, जैसे आगे बढ़ेगी तो इसमें ऊपर से आके मिलता है एक नदी गोमती, ठीक है, यूपी में। नीचे से आके मिलता है कर्मनासा, यहाँ से आके मिलता है गोमती, यहाँ से आके मिलता है कर्मनासा। इधर उधर बनाया है कर्मनासा। यहाँ से हो जाता है कर्मनासा, जो है बिहार यूपी के बॉर्डर पर है। तब नदी आ जाती है बिहार में, ठीक है। बिहार में जैसे नदी आती है, ऊपर से आके एक नदी मिल जाता है घाघरा, और नीचे से एक नदी आके मिल जाता है सोन, ठीक है। तो सोन और गंगा के संगम पर जो है ये पटना, अपना बिहार की राजधानी क्या है? पटना। किस नगर, पटना नगर किस नदी के संगम पर बैठा बसा हुआ है? सोन और गंगा के संगम पर बैठा। गंगा और सोन जहां पे मिलती है वहां पे पटना बड़ा सा शहर बैठाया गया है। सोन का एक सहायक नदी है, सोन इधर से आके एक नदी और मिलती है सोन में, उसको बोलते हैं रिहंद, ठीक है। फिर देखो आगे जैसे बढ़ोगे तो यहाँ ऊपर से आके मिलेगी गंडक, ठीक है। गंडक, हाजीपुर सुना है ना नाम? हाजीपुर और सोनपुर, ठीक है। सोनपुर मेला लगता है ना? यस सर। नहीं यस लगता? सर। दुनिया का सबसे जी बड़ा सर। पशु मेरे मेला सोनपुर। नैनीताल हाँ, का। यस सर, यस सर। तो मेरे सोनपुर, नैनीताल जस्ट हाजीपुर, सोनपुर, ये दोनों, हाजीपुर शहर भी बहुत नामी गामी शहर है। तो हाजीपुर सोनपुर शहर जो है ये कहाँ पे है? ये गंडक नदी के किनारे है, ठीक है। जहाँ पे गंडक नदी आके गंगा में मिलता है वही हाजीपुर सोनपुर के आसपास ही है। उसके बाद इसमें हाँ अपना जौनपुर अपना हाजी। तरफ देखोगे, अपना तरफ देखोगे, फिर अपना तरफ आ जाओगे बेगूसराय के आसपास, तो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक सुना है ना? तुम लोग सुना है क्या? यस सर। तो बूढ़ी बूढ़ी गंडक आके मिलता है, ठीक है। वो खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाता है। बूढ़ी गंडक के बाद कोसी नदी आके मिलता है गंगा में। कोसी के बारे में जानता होगा कि बिहार का सबसे शोक शोक नदी। नदी, यानी शोक नदी कौन है? कोसी नदी। जो राष्ट्र शोक क्यों इसको कहते हैं, हाँ कारण ये है, ये इसमें हिमालय से जो पानी आता है, ऊपर से जो पानी ये लेकर आता है कोसी, तो उस बहुत तेज धार के साथ आता है, तो बहुत सारा जमीन, जंगल, पेड़ पौधे काट के अपने में समाहित कर लेता है। ऐसे जैसे बिहार में ढलान इसका कम होगा, और जैसे बिहार में स्लोप कम होगा, ढलान कम होगा, तो क्या होगा, वो जो अपने साथ अवसाद लाया है ना, बालूगाद मिट्टी जो भी लाया है, वो क्या करेगा, एक जगह कहीं पे रख देगा। और जैसे ही मान लो ये नदी जा रही है, ठीक है, अपने साथ जो अवसाद लाया है उसको यहाँ जमा कर दिया, तब क्या होगा, अब नदी इस होके नहीं बह के अब इस होके बहेगी। अब यहाँ पे क्या था, लोग का घर था, खेत था, ठीक है। तो ये घर और खेत, फिर ये नदी क्या किया, उसको उजाड़ दिया। हाँ, तो ये नदी इस तरह से रास्ता बदलने में माहिर है।
इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब अपने अवसाद को एक जगह रख दिया, जिसके कारण उसका रास्ता चेंज हो जाता है। जैसे ही रास्ता बदलेगा, जैसे अभी नदी जा रही है तो उसके आसपास बहुत सारा लोग बसा हुआ ना, वो खेत है, लोग है, बहुत सारा चीज काम चल रहा है ना। और नदी बदल के मान लो अभी गंगा नदी जा रही है ना सिमरिया होते हुए। अब गंगा नदी क्या करेगा, सिमरिया में अब साथ जमा कर देगा। अब गंगा नदी सिमरिया होके नहीं जाके बेगूसराय होते जाएगा। तो बताओ कितना हानि होगा, बहुत ज्यादा हानि होगा। बेगूसराय इतना बड़ा शहर डेवलप हो गया, और जब नदी आएगी तो शहर थोड़े देख रहा है। जैसे अभी कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ है, कोई न्यूज सुनता है? अमेरिका की कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा आग लगा हुआ है। वहाँ लगभग 10 से 20 हजार घर जल चुके हैं। बहुत सारा घर जल चुका है। तो आग जब आया तो वो ही नहीं देख रहा है कि गरीब का घर है या अमीर का घर है। इसी प्रकार जब गंगा नदी बेगूसराय से होते हुए निकलेगी, तो वो ये नहीं देखेगी कि सामने किसी का जो झुग्गी है, झोपड़ी है, या किसी का महल है। उस सबको उजाड़ते हुए निकल जाएगा। तो बेगूसराय के लिए क्या होगा? शोक होगा। बोलो बेगूसराय किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा नदी तट पे बसा हुआ है। यस गंगा सर। नदी के बगल में जा रहा है। अच्छा, कांवर झील के बारे में जानते हो? यस सर। हाँ कांवर झील देखो, ये बूढ़ी गंडक जो है ना, बताए यहाँ से जो बूढ़ी गंडक इधर से आ रही है, बूढ़ी गंडक भी क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, पहले कैसे नदी ऐसे ऐसे आ रहा, ठीक है, हम इधर लिखते हैं, तुम लोग को दिख रहा है? कोई दिख रहा है? ये देखो, नदी इधर से ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ठीक है। अब क्या करेगा, नदी में प्रवाह ऊपर से पानी तेज आया, अब इधर से नहीं जाके नदी सीधा हो गया। सीधा हो गया तो इधर एक पानी का एरिया बन जाएगा नहीं पूरा। इसी को बोलते गोखुर, गाय के खुर जैसा बन गया। इसको बोलते गोखुर झील। तो कांवर झील जो है गोखुर झील है, ठीक है, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। गोखुर झील है, किसका गोखुर झील है? तो गंडक नदी का, बूढ़ी गंडक का गोखुर झील है, ठीक है। पहले बूढ़ी गंडक कैसे चलता था? ऐसे होके चलता था। अब क्या हो गया, बूढ़ी गंडक सीधा हो गया। सीधा हो गया तो ये एक नया झील बन गया, जो मतलब एशिया में सबसे बड़े मीठे पानी का झील ये हो गया ना। और सबसे बड़ा रामसर स्थल भी हो गया। रामसर स्थल आगे चलो जाओगे तो समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ गया। हम इसका फोटो भेज देंगे। बच्चा धीरे धीरे जा रहा है, बंद जी करते हैं सर। क्लास यहीं पे, ठीक। ओके, जी जाओ। सर। गुड नाइट सभी को। राम राम। सर सर 10 मिनट और पढ़ा दीजिए। क्या हुआ? सर 10 मिनट और पढ़ा दीजिए ना, आधा घंटा नहीं हुआ अभी। बच्चा छोड़ो ना, भाग आधा घंटा। अरे